एमजे रिवर्ब सोसाइटी वेलकम बैक गाइस। आज मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है तो थोड़ा सा लेंथ का इशू है, वरना मैं वापस से सही से डालूंगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना न्यू एपिसोड। लेट्स स्टार्ट। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, यहाँ पे जो अपना मतलब फेंगयुआन से ना ट्रांजेक्शन चल रहा था। लास्ट में हमने यही देखा था कि तीन लोग ट्रेजर हेवन के अंदर फेंगयुआन से ट्रांजेक्शन कर रहे थे, कोई डील कर रहे थे। और सब इस चीज़ पे नोटिस कर उठे थे कि हाँ भाई, फेंगयुआन से कोई मतलब ट्रांजेक्शन कर रहा है, देखते हैं चल के। और यही चल रहा था। स्टार्ट करते हैं अपना न्यू एपिसोड, एपिसोड 315 यानी 315। लेट स्टार्ट। सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है। सीन दिखाया जाता है फेंगजुआन का। फेंगजुआन के हाथ में एक छोटा सा फायर लंप यहाँ पे जल रहा था। उसका कलर बार बार चेंज हो रहा था। कोई रिफाइनमेंट एक्सपर्ट देखता तो शॉक हो जाता, क्योंकि हर कलर अलग रिफाइनमेंट टाइप को शो करता था। रेड मतलब फायर रिफाइनमेंट, वाइट मतलब लाइट रिफाइनमेंट, और आइस ब्लू मतलब आइस रिफाइनमेंट। फेंगयुआन ने हल्का सा फीस्ट बंद किया और फायर यहाँ पे गायब हो गई। फिर वो चुपचाप डीप थिंकिंग में चला गया। काफी देर बाद उसने अपने थॉट्स को यहाँ पे क्लियर किया। इस टाइम में फेंगयुआन खुद पर्सनली इमोर्टल को रिफाइन कर रहा था। उसने 4 एलिमेंट स्क्वायर रिग्रेड ब्लड रिफाइनमेंट पूल यूज नहीं किया। उसने 10 से ज़्यादा रैंक 6 से रैंक 7 गू रिफाइन किए, जो कि उसके लेवल के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। लेकिन इस प्रोसेस में उसको बड़ा बेनिफिट मिला। उसका रिफाइनमेंट पाथ अटेंडमेंट ऑलरेडी सुप्रीम ग्रैंड मास्टर लेवल पर था। इसलिए कोई भी गू रिफाइनमेंट मेथड वो इंस्टेंटली समझ लेता था। कोई रेसिपी, कोई भी गू रेसिपी हो, उसे सीक्रेट आराम से मतलब पता चल जाता था। कोई छुपता नहीं था उससे कोई सीक्रेट रेसिपी का। अब वो मोस्टली रेसिपीज एक ही ट्राई में मॉडिफाई कर सकता था। डिफिकल्ट इमॉर्टल को रेसिपीज को भी वो सिर्फ देखकर समझ लेता था कि रेसिपीज किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। उसने कई बार टेस्ट किया और हर बार उसकी इंस्टीट्यूशन सही निकली, यानी उसका गट फीलिंग कहता था कि ऐसे करो, और जब भी वो ऐसा करता तो सही साबित होता। रिफाइनमेंट पाथ, किलर मूव और गू रिफाइनमेंट मेथड भी उसके लिए ईजी हो गए थे। एक बार गू रिफाइन करते वक्त उसको सडनली नया रिफाइनमेंट मेथड का आइडिया आया, और फर्स्ट ट्राई में उसने सक्सेस भी पा लिया। जब भी फेंगयोन खुद रिफाइन करता कोई भी गो, उसको पूरा कंट्रोल फील होता था। इस कंट्रोल की वजह से इमोर्टल गो रिफाइनमेंट सक्सेस रेट बहुत हाई हो गया। कभी कभी प्रोसेस के बीच में उसको फील हो जाता था कि रिफाइनमेंट पक्का सक्सेसफुल होगा। अगर फेलियर होना होता तो वो भी पहले ही प्रेडिक्ट कर लेता था, क्योंकि रिफाइनमेंट पाथ वेरिएबल भी इमोर्टल को रिफाइन करते वक्त फेल हो सकते थे। एक रीज़न रिफाइनमेंट मेथड में ह्यूमन एरर था, और दूसरा रीज़न डिफरेंट पाथ की लिमिटेशन थी। जैसे फायर पाथ इमोर्टल को रिफाइन करने के लिए बहुत फायर पाथ मटेरियल चाहिए होते हैं। फेंगयुआन का फायर पाथ अटेनमेंट रिफाइनमेंट पाथ जितना हाई नहीं था, लेकिन रिफाइनमेंट पाथ इमॉर्टल को रिफाइन करते वक्त उसकी सक्सेस रेट 100% ऑलमोस्ट थी, यानी 100% कन्फर्म थी, क्योंकि रिफाइनमेंट पाथ मटेरियल पर उसका कंट्रोल परफेक्ट था। ओल्ड एंसेक्टिक तियाननान और ओल्ड इमॉर्टल कोंगजी और लॉन्ग हेयर एंसेक्टर भी उससे कंपेयर नहीं कर सकते थे, क्योंकि फेंगयुआ रिफाइनमेंट पाथ का वेनरेबल था, और बाहर दुनिया के रिफाइनमेंट पाथ दाओमा को भी रिफाइन कर सकता था। इसलिए रिफाइनमेंट पाथ इमॉर्टल मटेरियल उसके कंट्रोल में कम्प्लीटली थे। अगर रिफाइनमेंट मेथड में मिस्टेक ना हो और दूसरे पाथ के मटेरियल कम यूज़ हो, तो रिफाइनमेंट पाथ इमॉर्टल गो की सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 100 हो जाती थी। गो रिफाइनमेंट सक्सेस रेट में फेंगयुन ऑलरेडी 4 एलिमेंट स्क्वायर रिग्रेट ब्लड रिफाइनमेंट पूल को क्रॉस कर चुका था। और ये सब तब था जब उसको अभी भी कई रिफाइनमेंट मेथड और किलर मूव की प्रैक्टिस चाहिए थी। फेंगयुन समझ गया कि फ्यूचर में जैसे जैसे दूसरे पाथ का अटेनमेंट लेवल बढ़ेगा, वैसे वैसे उन पाथ के इमॉर्टल को रिफाइन करने के लिए सक्सेस रेट भी फास्ट इंक्रीज होगी। फिर उसने रिग्रेट मतलब थोड़ा बहुत रिग्रेट फील किया। अभी तक वो प्रीम्यूरल डोमेन एक तरीके से रिट्राइव नहीं कर सकता था, इसलिए उसने जायंट्स एंड इमॉर्टल वेनेबल से मिला प्रीमोडल डोमेन ट्रेजर हेवन में ही स्टोर करके रखा, और स्टोरेज फी दे रहा था, बस एक तरीके से स्टोर करके रखा था। ट्रेजर हेवन के बारे में सोचते हुए उसको 3 गो इमोर्टल याद आए जो रिसेंटली उसके साथ डील कर चुके थे। ये 3 साउथर्न बॉर्डर, सेंट्रल कॉन्टिनेंट और नॉर्थर्न प्लान से थे। इन्होंने ओपनली अपने रियल नेम्स यूज करके ट्रांजेक्शन की थी, इसलिए 5 रीजन के गो इमोर्टल सबको पता चल गया था कि भाई ये कौन है। साउथर्न बॉर्डर वाला गो इमोर्टल क्याओ क्लैन का था, जो कि वू क्लैन का वेसल था। यह ट्रांजैक्शन प्रॉब्ली वू योंग ने प्रेशर कम करने के लिए करवाई थी। उसके बाद भी बहुत गो इमॉर्टल सीक्रेटली फेंगजुआन से इमॉर्टल को रिफाइन करवाना चाहते थे, लेकिन फेंगजुआन का रूल था ट्रांजैक्शन ओपनली होगा, यानी मतलब साफ साफ पता चलेगा कि कौन क्या कर रहा है। इसलिए बहुत लोग हेजिटेट कर गए। सिर्फ कुछ गू इमॉर्टल ने रिक्स लिया। ये मोस्टली लो रैंक रैंक 6 वाले इमॉर्टल थे, जो गू इमॉर्टल वर्ल्ड के बॉटम पर थे। क्योंकि उनकी पोजीशन वीक थी, वो अपनी लाइफ चेंज करने के लिए रिक्स लेने को रेडी थे। और पुअर लोग ज़्यादा डेयरिंग होते हैं, जबकि रिच लोग अलर्ट रहते हैं। लेकिन ये दोनों गू इमॉर्टल अब नॉर्थल पैस और सेंट्रल कॉन्टिनेंट में नहीं थे। उनको पता था कि हेवनली कोट और लॉन्गेविटी हेवन रिएक्ट कर सकते हैं अगर हम ये करेंगे, इसलिए ट्रांजेक्शन के तुरंत बाद वो रीजन के मतलब रीजन्स को शायद छोड़कर भाग गए।
पहले ये मूव डेंजरस होता था, लेकिन अब रीजनल वॉर खत्म हो चुकी थी। 5 रीजन यूनाइट हो गए थे और हेवन एंड अर्थ की वाइब भी सेम हो गई थी। अब किसी भी रीजन में जाने पर रेस्ट्रिक्शन नहीं होता था, यानी जो मर्जी जहाँ मर्जी जाएगा। फेंगयुन समझ गया कि आने वाला टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसको नहीं पता था कि जायंट्स एनिमेटर वेनेबल और स्टार कंस्टेलेशन एनिमेटर वेनेबल क्या मतलब रिएक्शन देंगे। इसलिए वो अलर्ट तरीके से मतलब होकर उन्हें नेक्स्ट मूव का वेट करा था, मतलब वो क्या करेंगे, उनके जो नेक्स्ट मूव होंगे, क्या होने वाला उस चीज़ों का। फेंगयुआन के हिसाब से दो वेनेबल के पास 4 पॉसिबल रिएक्शंस थे। पहला, वो दोनों रैंक 6 गो इमॉर्टल को मरवा सकते थे। ये इजी था क्योंकि फेंगयुआन ने जानबूझकर वीक लोग चूज़ किए थे। अगर हेवनली कोर्ट और लॉन्गेविटी हेवन ने उन दोनों को मतलब मरवा दिया, मार दिया, तो फेंगयुआन एक्चुअली खुश होता। दूसरी पॉसिबिलिटी थी कि दोनों वेनेबल मिलकर फेंगयुआन पर अटैक करें। फेंगयुआन इस सिचुएशन में अलर्ट था, लेकिन वो ये देखना भी चाहता था। तीसरी पॉसिबिलिटी थी कि दोनों ट्रेजर वाले हेवन को टारगेट रखें। ऐसा होता तो फेंगयुआन का ग्रेट लव गू रिफाइनमेंट प्लान ऑलमोस्ट क्रिपल हो जाता, लेकिन इस चांस की पॉसिबिलिटी बहुत लो थी। ट्रेजर हेवन एशियन टाइम से एग्जिस्ट करता आ रहा है। हेवनली कोर्ट, लॉन्गेविटी हेवन, शैडो सेक्टर और काउंटलेस एक्सपर्ट ने उसकी लोकेशन ढूंढने की कोशिश करी थी, लेकिन सब फेल हो गए थे। फेंगयुआन को भी उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता थी। ये एग्जिस्टेंस बहुत ही मिस्टीरियस थी। चौथा और सबसे लाइकली रिएक्शन ये था कि दोनों वेनेबल फेंगयुआन के गो रिफाइनमेंट बिजनेस को इग्नोर कर देंगे, क्योंकि वो उसे रोक नहीं सकते थे। इसलिए वो दूसरी चीज़ों पर फोकस करेंगे, जैसे कल्टीवेशन और अपनी फोर्सेस को स्ट्रांग बनाना, ताकि फ्यूचर में फेंगयुआन को दूसरे एडवांटेजेस से प्रेशर कर सकें। फेंगयुआन समझ गया कि क्रेज डिमन केव से निकलते ही 3 वेनेबल का कंपटीशन ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है, यानी हम तीनों का, फेंगयुआन, जायंटसन और अपनी स्टार वाली का। जो फास्टेस्ट डेवलप करेगा उसका फ्यूचर बैटल में सबसे बड़ा एडवांटेज मिलेगा। एडवांटेज डायरेक्टली विक्ट्री नहीं होता, लेकिन एडवांटेजेस ही कंटिन्यूसली एक्यूमुलेट होते रहे तो फाइनल रिजल्ट डेफिनेटली अफेक्ट होता है। फेंगयुआन को अपनी पोजीशन परफेक्टली क्लियर थी। उसको पता था कि क्रेज डिमन के बैटल में उसकी विक्ट्री का बिगेस्ट रीज़न उसकी परफेक्ट कॉम्बैट टैक्टिक्स थी, क्योंकि उसने सिर्फ हाफ रैंकलाइन स्ट्रेंथ दिखाई थी और दोनों वेनेबल उसको प्यादा समझते थे, इसलिए उन्होंने उसको सीरियस थ्रेट नहीं माना। जायंट्स एनिमोटर वेनेबल और स्टार कंस्टेलेशन एनिमोटर वेनेबल एक दूसरे को ही बिगेस्ट एनिमी समझ रहे थे। इसी वजह से फेंगयुआन को मूव करने का बहुत स्पेस मिला था, लेकिन वेनेबल इजीली फूल नहीं होते हैं। इसलिए फेंगयुआन ने पर्पसली रिफाइनमेंट पाथ एम्बिशियस एक्सपोज कर दिया कि मैं रिफाइनमेंट पाथ में ही वेनेबल बनूंगा, ताकि दोनों को लगे कि रिफाइनमेंट पाथ से वेनेबल बनना चाहता है। और उसके बाद जब उसका रिफाइनमेंट पाथ अटेनमेंट इनफ हो गया, तब सबने जानबूझकर प्रीमोडल डोमेन जो रिफाइनमेंट पाथ वाला था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, ताकि फेंगयुआन वेनेबल ना बन पाए। उनको श्योर हो गया कि अब फेंगयुआन वेनेबल नहीं बनेगा। रिफाइनमेंट पाथ पोर्शन डिस्ट्रॉय होने के बाद मतलब सबको श्योर हो गया था। तब उनका गार्ड एकदम से लो हो गया था। उसके बाद फेंगयुआन ने और भी वीकनेसेस को पर्पसली एक्सपोज करा। जैसे ज़ानबुडो बहुत हाई प्रोफाइल बन गया था, स्टार कंस्टेलेशन इमोटर वेनेबल के लिए बड़ा हेडेक था, तो फेंगयुआन ने इंटेंशनली उसको जायंट्स एनिमोटर वेनेबल के हाथ मरवा दिया। उसने रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील और पीसफुल सॉइल हैवी माउंटेन फोर्ट्रेस जैसे मेथड भी पर्पसली कंज्यूम कर दिए, ताकि वेनरेबल और रिलैक्स हो जाएं। फेंगयुआन ने तो केवाईसी क्लोन सेक्रीफाइस करने का भी प्लान बना लिया था, लेकिन इतना सब होने के बाद भी दोनों वेनेबल कंप्लीटली रिलैक्स नहीं थे। कई मोमेंट में उन्होंने मिलकर फेंगयुआन को एलिमिनेट करने का कोशिश बहुत 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 बार किया था। वो फेंगयुआन के लिए सबसे डेंजरस टाइम था, और उसके अंदर मतलब अंदर और बाहर दोनों तरफ थ्रेट्स थे। कई बार उसकी लाइफ एकदम भाई थ्रेड के ऊपर लटक रही थी, और स्प्रिंग ऑटम सिकाडा भी यूज़ नहीं हो सकता था। फिर भी फेंगयुआन समहाउ सर्वाइव कर गया। बाद में लिमिटलेस डिमन वेनेबल अपीयर हुआ और पढ़ाई सर्त ने वेनेबल एक्सेशन ट्राई करी। इसी वजह से दोनों वेनेबल का मैं थोड़ी अटेंडमेंट कह रहा हूँ, सॉरी, अटेंशन यहाँ पे शिफ्ट हो गया। फाइनली फेंगयुआन ने चांस लेकर पढ़ाई इस अर्थ को मार दिया और दोनों वेनेबल को रेपल कर दिया। क्रेज डिमन केव का बिगेस्ट विनर फेंगयुआन ही बना था, लेकिन सिर्फ टैक्टिक ही इनफ नहीं होती। उसकी विक्ट्री का बिगेस्ट रीजन उसकी इंसेन प्रिपरेशन थी। उसने एबिलिटी गो और फोर्टिट्यूड को ऑब्टेन किए थे, जो बैटल में बहुत यूजफुल निकले। उसने व्हाइट रैबिट मियाओइन की कल्टीवेशन राइज करी, ताकि वो ड्यूक माई और ड्यूक टोंग से फाइट कर सकें। उसने काउंटलेस किलर मूव मॉडिफाई किए, जैसे डांग हुन लुओपो सील, रोड ऑफ लाइफ और 100 टोटम किलर मूव, और हेवेंस एनवी हीरोइक जीनेसेस, और मतलब कई कंपाउंड किलर मूव। उसने आर्टिफिशियल अर्थ वेन, डिफेंसिव फूड पाथ मेथड और ड्रीम पाथ किलर मूव भी प्रिपेयर किए। ये सब क्रेज डिमन केव में यूज़ हुआ। अगर उसने पहले से प्रिपरेशन ना की होती तो परफेक्ट टैक्टिक होने के बाद भी वो एंड तक सर्वाइव नहीं कर पाता। अब फेंगयुआन रिफाइनमेंट पाथ वेनेबल बन चुका था। क्रेज डिमन के बैटल का सबसे बड़ा प्रॉफिट उसको मिला था। इसलिए जायंट्स एनिमेटर वेनेबल, स्टार कंस्टेलेशन एनिमेटर वेनेबल अब उस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे। फेंगयुआन समझ गया कि अब उसको हर पॉसिबल वे में अपनी स्ट्रेंथ को फास्टेस्ट ग्रो करना पड़ेगा, क्योंकि प्रेजेंट डेवलपमेंट ही फ्यूचर में 3 वेनेबल की फाइनल बैटल का रिजल्ट डिसाइड करेगा।
अब आगे देखते हैं। नॉर्थर्न प्लेन्स के लॉन्गेविटी हेवन में जायंट्स एंड इमॉर्टल वेनेबल एक इन्फॉर्मेशन पाथ मॉडल को पकड़कर सोच रहा था। उसने काम एक्सप्रेशन के साथ यहाँ पे एक अजीब सा लुक लिया। जायंट्स एंड इमॉर्टल वेनेबल कहता है, सोचो एक वेनेबल होके भी मैं एक रैंक 6 लोन इमॉर्टल के अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकता। उसके नेचर के हिसाब से जो भी फेंगयुआन के साथ ओपनली ट्रांजेक्शन करता वो सीधा उसको प्रोवोक करता। पास्ट में ऐसा कोई गू इमॉर्टल होता तो कब का मर चुका होता, यानी पास्ट लाइफ में, क्योंकि वेनेबल की प्राइड को कोई इंसल्ट नहीं कर सकता। लेकिन अब सिचुएशन अलग थी। जायंट्स एनिमेटर वेनेबल ने 8 एक्सट्रीमिटीज के एक मेंबर को बुलाया। जायंट्स एनिमेटर वेनेबल कहता है, हुआंगजिन ट्राइब को सीक्रेटली बोलो कि उस इंसान को रिक्रूट करने की कोशिश करे, जो सक्सेसफुल होगा उसको स्पेशल रिवॉर्ड मिलेगा। मेंबर यहाँ पे रिस्पेक्टफुली चला गया। जायंट्स एनिमेटर वेनेबल पर्सनली कुछ नहीं बोल सकता था, वरना लॉन्गेविटी हेवन को डिसएडवांटेज होता। इसलिए ने हुआंगजिन ट्राइब को इनडायरेक्टली यूज किया। उसको क्लियरली समझ आ गया कि फेंगयुआन का ग्रेट लव रिफाइनमेंट प्लान रोका नहीं जा सकता। सबको स्कीम दिख रही थी, लेकिन गू इमॉर्टल की डिजायर्स को सप्रेस नहीं किया जा सकता। यानी सबको पता चल रहा है कि फेंगयुआन यहाँ पे मतलब थोड़ा खतरनाक गेम खेल रहा है, लेकिन कौन ही मना करेगा जब फायदा हो रहा है। तो अगर जायंट्स एंड इमॉर्टल वेनेबल फोर्सफुली रोकता या उस लोन इमॉर्टल को मरवाता तो लॉन्गेविटी हेवन के लोग उसे डिसलाइक करने लगते हैं। शॉर्ट टर्म में वो सप्रेस कर लेता, लेकिन फ्यूचर में ये डिससेटिस्फैक्शन एक्सप्लोड हो जाती है, यानी भर के फट जाती है एकदम लोगों के अंदर और प्रॉब्लम बन जाता। और एंड रिजल्ट फिर मतलब थोड़ा सा हो जाता, दिक्कत हो सकती थी। नॉर्थ पैंस के लोन इमॉर्टल डोमिनिक कल्टीवेटर फेंगयुआन के पास जाते और ओपनली ट्रांजेक्शन करते और बाद में दूसरे रीजन भाग जाते, मोस्ट लाइकली ईस्टर्न सी में। मतलब फेंगयुआन इमॉर्टल गू का यूज करके नॉर्थ पैंस के एक्सपर्ट को अपनी हेवन एंड अर्थ ग्रेट लव अलायंस में खींच रहा था। जायंट्स एंड इमॉर्टल वेनेबल इतनी ऑब्वियस स्कीम में नहीं फंसना चाहता था। अपना वेनरेबल कहता है, जायंट्स एंड फेंगयुआन बहुत ही एरोगेंट हो गया है, उसके पास इमॉर्टल एसेंस भी कम है, फिर भी ओपनली हमें प्रोवोक कर रहा है। हैं? हमें काउंटर करना पड़ेगा। क्रेज डिमन के बैटल में जायंट्स एंड इमॉर्टल वेनेबल को फेंगयुआन की बैटल स्ट्रेंथ का पता चला और अब उसको फेंगयुआन की डेंजरस पॉलिटिकल स्किल भी रियलाइजेशन हो रही थी। थोड़ी देर बाद उसने एक इन्फॉर्मेशन पाथ इमॉर्टल को निकाला और सेंट्रल कॉन्टिनेंट की तरफ भेज दिया। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के हेवनली कोर्ट में स्टार कंस्टेलेशन इमॉर्टल वेनेबल भी फेंगयुआन को काउंटर करने का प्लान बना रही थी। उसने ही फेंगयांग को बुलाया और पर्सनली एक मिशन दिया, और मिशन सुनने के बाद ही फेंगयान कंफ्यूज हो गया। स्टार कंस्टेलेशन इमॉर्टल वेनेबल ने उसको फेंगयुआन के साथ ओपनली ट्रांजेक्शन करने और नया इमॉर्टल को डिफाइन करवाने को बोला। उसका एक तरीके से काउंटर मेजरमेंट जायंट्स एंड इमॉर्टल वेनेबल से भी सिंपल था, क्योंकि फेंगयुआन ओपनली सबके लिए डिफाइन करने का डिसीजन डिक्लेयर कर चुका था। हेवनली कोर्ट ने डिसाइड किया कि वो भी सिचुएशन का बेनिफिट उठाएगा और फेंगयुआन से कुछ ना कुछ रिफाइन करवाएगा। वो फेंगयुआन को रोक नहीं सकते, इसलिए उसको प्लान का यूज़ मतलब उसके ही साथ प्लान का यूज़ करना स्मार्टेस्ट मूव था, यानी उसका यूज़ करना। ऑफ कोर्स हेवनली कोर्ट या स्टार कंस्टेलेशन इमॉर्टल वेनेबल पर्सनली फेंगयुआन से तो ये नहीं करेंगे, उनके प्यादे ही करेंगे, क्योंकि पहले वो उसको डीमन वेनेबल डिक्लेयर कर चुके थे, इसलिए ही फेंगयांग को यूज़ किया गया। अगर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हुई या फेल भी होती तो हेवनली कोर्ट ऑफिशियली इनडिफरेंट एक्ट करता। वो बस ये शो करता है कि 10 ग्रेट एशियन सेक्ट अपने डिसीजन खुद ले सकती हैं। इस मूव से सेंट्रल कॉन्टिनेंट की ओवरऑल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, क्योंकि सेक्ट को नए इमॉर्टल को मिलते। और अगर फेंगयुआन रिफ्यूज़ करता या एब्सकार्ड प्राइस डिमांड करता तो उसकी एक तरीके से क्रेडिबिलिटी डैमेज हो जाती है कि देखो ये कितना मांग रहा है, पहले तो बोल दिया कि कर दूंगा, अब कितना मांग रहा है फेंगयुआन। इसलिए ये भी हेवनली कोड की विक्ट्री होती है। तभी क्विंडलिंग दो इन्फॉर्मेशन इमॉर्टल को लेकर आई। स्टार कंस्टेलेशन इमॉर्टल वेनेबल ने उन्हें चेक किया और डीप थिंकिंग में चली गई। पहला मैसेज साउथर्न बॉर्डर के वू क्लैन से था। वू योंग ओपनली हेवनली कोड के साथ ट्रांजेक्शन करना चाहता था। यह वही वू योंग था जिसने फेट वॉर में साउथर्न अलायंस लीड करके हेवनली कोड को अपोज किया था। स्टार कंस्टेलेशन इमॉर्टल वेनेबल की आइज में अभी भी एप्रिसिएशन फ्लैश हुई। अपनी स्टार कहती है, ये वू योंग सच में डेंजरस है। पहले उसने फेंगयुआन के साथ ट्रांजेक्शन करी, अब हेवनली कोड के साथ भी रिलेशन बनाना चाहता है। उसकी एम्बिशियस क्लियरली बहुत बड़ी है, लेकिन अपनी स्टार वेनेबल ने इमीडिएटली ट्रांजेक्शन को एक्सेप्ट कर लिया। और एक तरफ से वो टॉलरेंस शो कर रही थी और दूसरी तरफ से वू योंग को अपनी साइड खींचना चाहती थी, क्योंकि अगर उसने रिजेक्ट किया तो वू योंग और ज़्यादा फेंगयुआन की साइड ज्वाइन चला जाएगा। ये हेवनली कोड नहीं चाहता। दूसरा इन्फॉर्मेशन पाथ इमॉर्टल कोड जायंट्स एंड इमॉर्टल वेनेबल का था। उसमें सिंपल प्रपोजल लिखा था कि स्टार कंस्टेलेशन इमॉर्टल वेनेबल के साथ मिलकर फेंगयुआन के अगेंस्ट एक्शन लेना चाहता था। क्रेज डिमन के बैटल में भी दोनों टेम्पररी कॉर्पोरेशन किया था, लेकिन अभी इमीडिएटली फेंगयुआन पर अटैक करना स्मार्ट नहीं था, क्योंकि बैटल के बाद अभी तक कोई वेनेबल ज़्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं हुआ था। अगर दोनों अभी मिलकर फेंगयुआन पे अटैक करते तो शायद उनको ह्यूमिलेशन फेस करना पड़ता। जायंट्स एंड इमॉर्टल वेनेबल का
असली प्लान कुछ और था। वो कंटिन्यूअसली लक पाथ मेथड यूज़ करके ईस्टर्न सी ऑब्जर्व करना चाहता था। अगर फेंगयुआन कभी रैंक 9 इमॉर्टल को रिफाइन करने की कोशिश करता तो उसकी लक में ह्यूज फ्लक्चुएशन आती, यानी कुछ चीज़ें हिलती। तब दोनों वेनेबल चांस लेकर उस पर अटैक करते। अभी फेंगयुआन स्ट्रांग था, दोनों वेनेबल को रिपेल कर सकता था, लेकिन उसका एडवांटेज इतना बड़ा नहीं था कि दोनों को पैनिक कर दे। इसलिए जायंट सन इमॉर्टल वेनेबल और स्टार कैंसिलेशन इमॉर्टल वेनेबल अभी भी काफ़ी शांत थे। आगे देखते हैं, अगर फेंगयुआन रैंक 9 इमॉर्टल को रिफाइन करता तो उसको बहुत ज़्यादा इमॉर्टल एसेंस स्पेंड करनी पड़ती और रिफाइनमेंट के क्रिटिकल मोमेंट पर अगर दोनों वेनेबल अटैक कर देते तो फेंगयुआन अपनी वीकेस्ट स्टेट में होता। और अगर रिफाइनमेंट फेल होती तो उसको टेरिफाइंग बैकलैश भी सफ़र करना पड़ता, क्योंकि रैंक 9 इमॉर्टल को रिफाइन करना कोई नॉर्मल बात नहीं थी। जायंट सन इमॉर्टल वेनेबल का प्रपोजल सुनते ही स्टार कैंसिलेशन वेनेबल इंस्टेंटली एग्री हो गई। एक्चुअली वो खुद भी सीक्रेटली इंस्टेंसी मॉनिटर कर रही थी। उसको भी फियर था कि फेंगयुआन कभी भी रैंक 9 इमॉर्टल को रिफाइन करना स्टार्ट कर सकता है। स्टार कैंसिलेशन इमॉर्टल वेनेबल स्पेशली फेंगयुआन के रिफाइनमेंट पाथ अटेनमेंट से बहुत अलर्ट थी। और यहाँ पे 3 वेनेबल का कंपटीशन अभी भी बैलेंस था। अगर किसी एक को भी रैंक 9 इमॉर्टल को मिल जाता तो उसकी स्ट्रेंथ इंसेनली इंक्रीज़ हो जाती। तो फाइट इक्वल लेवल की नहीं रहती। टेरिटरीज़ तक लूज़ हो सकती थी। अगर जायंट सन इमॉर्टल वेनेबल लेटर नहीं भेजता तो स्टार कैंसिलेशन इमॉर्टल वेनेबल ही उसको कॉन्टैक्ट करती है, क्योंकि दोनों नहीं चाहते कि फेंगयुआन अपनी रिफाइनमेंट स्पेशलिटी का पूरा एडवांटेज ले ले। अब आगे देखते हैं, लेकिन स्टार कंस्टेलेशन इमॉर्टल वेनेबल यहाँ पे केयरफुल भी थी। उसको पता था कि जायंट सन इमॉर्टल वेनेबल के पास इमॉर्टल एसेंस ज़्यादा है। अगर फेंगयुआन के अगेंस्ट फाइट में उसका इमॉर्टल एसेंस ज़्यादा कंज्यूम हो गया तो जायंट सन का एडवांटेज और ज़्यादा, जायंट सन का कह रहा हूँ, अपनी स्टार के ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अभी जायंट सन इमॉर्टल वेनेबल का भी हिडन स्कीम का पार्ट है। ईस्टर्न सी में फेंगयुआन को सडनली ही फेंगयान का ट्रांसलेशन रिक्वेस्ट मिला। वह एक साथ इमॉर्टल को रिफाइन कर रहा था और ट्रेजर हेवन में भी कम्युनिकेट कर रहा था और अपने इमॉर्टल प्राइमेसी में डेवलपमेंट भी हैंडल कर रहा था। रिक्वेस्ट देखते ही फेंगयुआन समझ गया और कहा, ये डेफिनेटली स्टार कंस्टेलेशन इमॉर्टल वेनेबल का आइडिया है, क्योंकि उसकी पूरी परमिशन के बिना ही फेंगयांग कभी ऐसा नहीं करता। फेंगयुआन ने एक स्ट्रेटजी का प्रेस किया। ये स्मार्ट मूव लॉजिकल काउंटर मेजर है। आगे देखते हैं, फेंगयुआन अच्छे से जानता था कि एक्सपर्ट और फोर्सेस के फाइट में परमानेंट का अलाई या एनिमी जैसी कोई चीज़ नहीं होती। सिचुएशन के हिसाब से आइडिया चेंज होते रहते हैं। कभी एनिमीज़ टेम्परेरी एलाइज़ बन जाते हैं और एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हुए सीक्रेटली प्लॉटिंग चलती रहती है। लेकिन फेंगयुआन ऑलरेडी इस रिएक्शन को एक्सपेक्ट कर रहा था। ही फेंगयुआन की रिक्वेस्ट उसने इंस्टेंटली एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि अगर वो रिजेक्ट करता तो क्रेडिबिलिटी और रेपुटेशन डैमेज हो जाती जो फेंगयुआन ने बनाई थी। और रिजेक्ट करने का कोई रीज़न भी नहीं था। ये डील हेवनली कोड और सेंट्रल कॉन्टिनेंट के लिए बेनिफिशियल थी, लेकिन फेंगयुआन के लिए और भी ज़्यादा यूज़फुल थी, क्योंकि सेलर वही था और प्राइस भी वही डिसाइड कर रहा था। नेचुरली हेवनली कोड को भी प्रॉफिट मिलता। एक विन एंड विन ट्रांजैक्शन थी और इस सिचुएशन में ज़्यादा लॉस लॉन्गेविटी हेवन का होता, क्योंकि फेंगयुआन और स्टार कैंसिलेशन इमॉर्टल वेनेबल दोनों स्ट्रेंथ उन दोनों की बढ़ जाती है। और अगर लॉन्गेविटी हेवन ये सब देखेगा तब भी वो मजबूरी में फेंगयुआन के साथ ट्रांजैक्शन तो करेगा ही, और तब सबसे बड़ा प्रॉफिट फेंगयुआन को ही फिट होता। ही फेंगयांग को रैंक 7 इमॉर्टल को चाहिए था। फेंगयुआन ने डायरेक्टली प्राइस यहाँ पे बता दिया। फेंगयुआन कहता है, मुझे 9 सेंट्रल स्टोन फॉरेस्ट दो। 9 सेंट्रल फॉरेस्ट एक साथ, मान लो बहुत बड़ा ना एक अर्थ पाथ का रिसोर्स पॉइंट था जो हेवन एंड अर्थ की वेन बनाने में मदद करता था। वो जो अर्थ वेन बनाई थी ना फेंगयुआन ने, उसमें हेल्प करता फेंगयुआन का। शॉर्ट टर्म में रैंक 7 इमॉर्टल को ज़्यादा वैल्यूएबल लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में 9 सेंट्रल स्टोन बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल था, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली रिसोर्स प्रोड्यूस करता था। प्राइस बहुत हाई थी। फेंगयुआन पहले जो रिफाइनमेंट फ़ी लेता था उससे ज़्यादा थी यहाँ पे। ही फेंगयुआन खुद डिसीजन नहीं ले सकता था, लेकिन उसके पास स्टार कंसोलिडेशन इन्वर्टर वेनेबल का ऑर्डर मिलता है। ओवरऑल प्राइस एक्सेप्टेबल थी, इसलिए उसने डील को एक्सेप्ट कर लिया। फेंगयुआन फ्यूचर प्लानिंग कर रहा था। उसका प्लान था कि फ्यूचर में हेवनली कोट और लॉन्गेविटी हेवन से अर्थ पाथ के रिसोर्स और पॉइंट ले जाए, ताकि सवीनर रिमोटर प्राइमेसी की अर्थ वेन को फिक्स कर सके जो डैमेज हो गई थी। उसका सवीनर रिमोटर प्राइमेसी अब रैपिडली डेवलप हो रहा था, ग्रो कर रहा था। अभी करंट फोकस वाटर वेन कंस्ट्रक्शन पर चल रहा था। राइटियस के अलायंस के ज्वाइन करने के बाद फेंगयुआन ने उसने ना डायरेक्टली यहाँ पे सोसाइटी डिमांड करी थी। उसने क्लाइंट्स को ऑर्डर दिया था कि वो वाटर पाथ रिसोर्स पार्ट कंट्रीब्यूट करें। फेंगयुआन ने अपनी करंट सिचुएशन कैलकुलेट करी। उसके पास अभी भी डजन्स ऑफ येलो एप्रिकॉट इमॉर्टल बीट्स थे। ये अमाउंट रैंक 9 इमॉर्ट को रिफाइन करने के लिए इनफ नहीं था, इसलिए उसने डिसाइड किया कि पहले हेवन एंड अर्थ हेवन पाथ के रैंक 8 इमॉर्ट को रिफाइन करेगा। ज़रूरी तो वो है पहले, अभी ये करेगा और बीच-बीच में बाकी लोगों की भी चीज़ें रिफ़ाइन कर देगा, ताकि रेपुटेशन भी बढ़ जाए और काम भी बनता रहे और चलता रहे, ऐसे ही सब कुछ। वो रैंक रैंक का कौन-सा को रिफ़ाइन करना चाहता है फेंगयुआन। इसी के साथ सीन अब यहाँ पे शिफ्ट होता है। सीन दिखाया जाता है साउथर्न बॉर्डर का। साउथर्न बॉर्डर में शाओ यान और उसकी टीम फुल स्पीड से रोड के ऊपर भाग रहे थे। शाओ यान शांग क्लैन के गू मास्टर था। उसका फेस ऑर्डिनरी था, लेकिन कैपेबिलिटी बहुत हाई थी। वो मूविंग फायर को यूज़ करके ट्रैवल कर रहा था। हर स्टेप पर ग्राउंड में फ्लेम इग्नाइट हो रही थी। उसकी स्पीड फायर
मतलब उसकी स्पीड इतनी फास्ट थी कि जहाँ-जहाँ से वो भाग रहा था फायर की एक लाइन बन जा रही थी। उसके पीछे करीबन 4 रैंक 2 गू मास्टर मुश्किल से फॉलो कर पा रहे थे। एक गू मास्टर कहता है, लॉर्ड शाओयान थोड़ा-सा रेस्ट करते हैं, हमारा प्राइमल एसेंस ऑलमोस्ट खत्म है। शाओयान ने स्पीड थोड़ी स्लो करी लेकिन रुका नहीं, क्योंकि वाल्डरनेस में लो प्राइमल एसेंस बहुत ही डेंजरस होता है। रैंक 2 गू मास्टर नॉर्मली वाइल्ड एक्सप्लोर भी नहीं कर सकते, लेकिन शाओयान के पास अर्जेंट मिशन था। उसको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि अगर वो लेट हुआ तो विलेज की फायर अनकंट्रोलेबल हो जाएगी, यानी कंट्रोल से बाहर जाएगी। और लास्ट में वो एनिमी की फेक इन्फॉर्मेशन में फंस गया था, जिसकी वजह से शांग शिनसी डेंजर में आ गई थी। इस बार वो अपनी मिस्टेक सुधारना चाहता था। शाओयान कहता है, तुम लोग रेस्ट करो, मैं पहले पहुंचता हूँ, बाद में कैचअप कर लेना। 4 गो मास्टर इंस्टेंटली एग्री कर गए। शाओयान फुल स्पीड से फॉरेस्ट की तरफ निकल गया। कुछ घंटे बाद शांग क्लैन के कंट्रोल वाले एक स्मॉल विलेज में पहुंच गए। विलेज हेड रेस्पेक्टफुली उनका वेलकम करने लगा और यहाँ पे वाइन ऑफर की, लेकिन शाओयान ने मना कर दिया। शाओयान कहता है, पहले फायर की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। विलेज हेड उसको माउंटेन के बैक साइड ले गया। वहाँ एक ह्यूज वाइट फ्लेम इंस्टेंटली यहाँ पे बर्न कर रही थी। शाओयान की आइस श्रिंक हो गई। शाओयान कहता है, ये लाइट फायर है। वो फ्लेम बहुत ही ह्यूज थी, अराउंड करीबन 200 पेस तक स्प्रेड हो गई थी। ये रैंक 5 गो मटेरियल थी जो कि लाइट पाथ और फायर पाथ गोवम रिफाइन करने में यूज होती थी। फेंगयुआन की तरह हाई लेवल एक्सपर्ट इजीली समझ सकते थे कि इसमें फायर पाथ और लाइट पाथ दामाग थे। शाओयान शॉक में था, क्योंकि पहले उसको स्पेशल फायर मिल नहीं रही थी। अब मिशन लेते ही उसको ह्यूज बेनिफिट मिल गया और फायर भी मिल गई। उसको समझ आ गया कि शांग सेंसे ने पर्पसली उसके लिए मिशन अरेंज किया है। वो इंटरनली इमोशनल हो गया। जब शाओयान लाइट फायर के पास गया, उसके इमोशन अनस्टेबल होने लगे और बिना रीजन के वो एंगर गुस्सा हो गया। ये लाइट फायर का इफेक्ट था, जितना वो क्लोज जाएगा उतना एंगर इंक्रीज होगा। शाओयान ने फायर पाथ मेथड यूज करके बेसन साइज का एक लंप सेफली सेपरेट कर दिया, यानी फायर से अलग करा। उसको समझ आ गया कि वो पूरी फायर को अकेला कलेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन अपनी टीम के साथ मिलकर मोस्टली यहाँ पे थोड़ा बहुत ले सकता है। लेकिन उन्हें फास्ट एक्ट करना था, क्योंकि डे टाइम में लाइट फायर बहुत रैपिडली स्प्रेड हो रही, मतलब स्प्रेड हो रही थी, हर जगह फैल रही थी। नाइट होने की वजह से उसकी ग्रोथ सप्रेस थी। इसलिए शाओ हिजान इतनी स्पीड में यहाँ आया था। उसने इमीडिएटली सराउंडिंग एरिया में अलर्ट मेथड सेट कर दिए थे, क्योंकि घूम मटेरियल रिट्रीव करते वक्त एनिमीज से गार्ड करना भी नेसेसरी था। सर्वे करते वक्त उसने देखा कि फॉरेस्ट में बहुत मॉर्टल फायर के सामने नील करके प्रे कर रहे हैं, यानी यहाँ पे ना बहुत सारे आम लोग यहाँ नहीं फायर के सामने से झुककर मतलब प्रे कर रहे हैं। विलेज हेड ने गारंटी दी कि सबको हटा देगा। फिर उसने रीजन एक्सप्लेन करा। स्काई सी मतलब स्काई ना रिसेंटली ना स्ट्रेंज हो गया था। व्हाइट हेवन और ब्लैक हेवन का डिफरेंस डिसअपेयर हो गया था और डे एंड नाइट प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई नहीं हो रहे थे। इसी वजह से मॉर्टल्स और गू मास्टर दोनों पैनिक में थे। एक नाइट फायर रेन स्काई से गिरने लग गई थी। हेवन फ्लेम विलेज के पास गिर रही थी। मॉर्टस को लगा हेवंस उनने एंग्री है, यानी हेवंस उनसे एग्री है। बहुत ज़्यादा एंग्री हो गया, गुस्सा हो गया, पनिशमेंट दे रहा है, इसलिए वो फॉरगिवनेस का प्रे कर रहे थे, यानी माफ़ी मांग रहे थे। शाओ यान ने कोल्ड तरीके से उनकी तरफ देखा और कहा फुलिश लोग हैं, लेकिन फिर उसका एक्सप्रेशन यहाँ पे सॉफ्टन हो गया, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम चेंज यहाँ पे स्काई चेंज हुआ था तब वो मतलब खुद भी डर गया था। बाद में शांग शिनसी की इन्फॉर्मेशन से उसको पता चला कि ह्यूज इवेंट डेंजरस नहीं है, मतलब ये जो ह्यूज इवेंट है ज़्यादा डेंजरस नहीं है। अगर डेंजर भी हुआ तो उस लेवल की चीज़ शाओ हिजान जैसे गुमास्टर कंट्रोल नहीं कर सकते। उसी टाइम फ्यूज्ड ब्लैक एंड व्हाइट हेवन में बहुत दूर फेंगयुआन स्काई में ह्यूज सन को ऑब्जर्व कर रहा था। सन यहाँ पे स्लो लग रहा था, लेकिन एक्चुअली फिक्स रूट पर रैपिडली मूव कर रहा था। वो ईस्ट साइड से वेस्ट फिर वेस्ट से एंडलेसली ट्रैवल करता रहता और हर 12 घंटे में व्हाइट एंड ब्लैक हेवन यहाँ पे स्वैप होते। मॉर्टल्स को बस इतना दिखता था कि सन ईस्ट से राइज होता है और वेस्ट में डिसअपेयर होता है। सन का साइज इंसेनली ह्यूज था। इवन स्पेक्ट्रा सोल्ड इनवेनेबल का माउंटेन लाइक बॉडी भी इसके सामने बस छोटी सी चीज़ है। फेंगजुआन की एस्टिमेशन में यहाँ पे सन जाइंट हीरो सी एरिया जितना बड़ा था। पहले इमोरल व्हाइट हेवन में सन का पाथ कंप्लीटली क्लियर होता था, लेकिन अब ब्लैक एंड व्हाइट हेवन फ्यूज हो चुके थे। अब पूरा एनवायरनमेंट क्योटिक अनस्टेबल बन गया था। फेंगजुआन यहाँ पे स्काई को ऑब्जर्व कर रहा था, तभी ह्यूज ब्लैक क्लाउड सन के पाथ पर आ गए। जैसे जैसे सन आगे मूव करता वैसे वैसे ब्लैक क्लाउड्स का बड़ा पोर्शन डायरेक्टली मेल्ट होकर डेसिपेट हो जाता, लेकिन सन भी कंप्लीटली सेफ नहीं था। उसकी सरफेस से बार बार स्पार्क्स गिर रहे थे। ये हेवन फ्लेम ब्लैक क्लाउड पर गिरती या अलग जगह पे यहाँ पे टूट जाती। कुछ फ्लेम 5 रीजन तक भी पहुंच रही थी। फेंगजुआन के आइज में ये पूरा सीन दाव मार्क की क्लैश जैसा था। ब्लैक क्लाउड्स डार्क पाथ और क्लाउड पाथ के दावमार्ग थे, जबकि सनलाइट पाथ और फायर पाथ दावमार्ग को रिप्रेजेंट करता था। फेंगजुआन इंस्टेंटली समझ गया ब्लैक क्लाउड्स इवनली लूज करेंगे, लेकिन सन भी ह्यूज एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। और इस इंटेंस चेंज की वजह से हेवन फॉर्म अनस्टेबल हो गया था और ऑलमोस्ट ब्रेक होने की कंडीशन में था।
एक्चुअली फेंग ओरिजिनली हेवन पाथ इमॉर्टल को रिफाइन कर रहा था, लेकिन सडनली प्लान्स चेंज होके मतलब प्लान्स चेंज ही करके वो ईस्टर्न सी के टू हेवंस में आ गया। रीजन था हेवन फॉर्म। हेवन फॉर्म थिविंग हेवन डिबन वनरेबल का क्रिएशन था और हाफ ट्रू इनहेरिटेंस माना जाता था। पास्ट में थिविंग हेवन डिबन वनरेबल को इमोरल व्हाइट हेवन में एक नेचुरल हेवनली स्पिरिट मिला था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस हेवनली स्पिरिट को व्हाइट हेवन से बाहर नहीं ले जा सकता था, ना उसको ग्रोट हेवन में स्टोर किया जा सकता था। वो कंटिन्यूसली हेवंसविल से रिफिल होता रहता था। इवन थीविंग हेवन डिवन वनरेबल भी उसको हेवंसविल से फोर्सफुली रिफाइन नहीं कर पाया। बहुत सोचने के बाद भी उसने एक सोल्यूशन निकाला। उसने हेवनली स्पिरिट को कंडेंस करके एक इमॉर्टल कलर मूव बना दिया। उसका नाम रखा हेवन फॉर्म। हेवन फॉर्म को कम्प्लीटली रिफाइन करने के लिए बहुत लॉन्ग टाइम और जनरेशंस की विल चाहिए थी। फ्यूचर में कोई गुड इमॉर्टल उसको फुली रिफाइन नहीं कर सकता था। बाद में हेवन सर्विंग 5 शियांग ने 1000 ईयर बेड के थ्रू इस इनहेरिटेंस को ऑब्टेन किया और इवेंचुअली ये फेंग के पास आ गया। हेवन फॉर्म फेंग के लिए बहुत यूजफुल हुआ था, स्पेशली टू हेवंस के ग्रोट हेवन इन्वेड करने में और फेट वॉर के टाइम पर भी। हेवन फॉर्म का अपीयरेंस भी यूनिक था। वो एक स्नो वाइट वन लेग्ड क्रेन जैसा दिखता था। उसके फेदर बिल्कुल क्लीन और प्योर वाइट थे। उसकी लॉन्ग चोंच रेड कलर की थी और जब एक्टिवेट होता तो यहाँ पे ग्रेसफुली विंग्स को यहाँ पे फैलाता और उड़ता। वो इनएक्टिव स्टेट में एक पैर पर खड़ा रहता था, आइज बंद करके साइलेंटली रेस्ट करता था। हेवन फॉर्म हमेशा इमोरल व्हाइट हेवन में ही रहता था। फेंग उसको कहीं और नहीं ले जा सकता था क्योंकि उसकी फाउंडेशन डायरेक्टली इमोरल व्हाइट हेवन से कनेक्टेड थी। लेकिन अब ब्लैक एंड व्हाइट हेवन फ्यूज हो रहे थे, इसी वजह से हेवन फॉर्म की फाउंडेशन यहाँ पे अनस्टेबल हो गई थी। फेंग को इमीडिएटली उसकी हेल्प करनी थी, हेवन फॉर्म की, उसको स्टेबलाइज करना था, वरना एक्सटर्नल सपोर्ट के बिना हेवन फॉर्म कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता। अब आगे देखते हैं। व्हाइट क्रेन जैसा हेवन फॉर्म फेंग के सामने पेन में लाउडली क्राई कर रहा था। उसकी बॉडी बार बार ट्विस्ट और यहाँ पे कर्ल हो रही थी। फेंगयुआ ने रिफाइनमेंट पाथ के लिए मूव एक्टिवेट किया। ग्रीन फ्रेगमेंट वाइंड्स चेन की तरह व्हाइट क्रेन को बॉडी के उसके अराउंड यहाँ पे घूमने लग गए, उसके अनस्टेबल फॉर्म को स्टेबलाइज करने लग गई। हेवन फॉर्म का कोलैप्स स्लो हुआ, लेकिन प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हुई थी। व्हाइट क्रेन कंटिन्यूसली पेन में चिल्ला रहा था। फेंगयुआ सॉफ्टली कहता है, टेंशन मत लो, मैं यहाँ हूँ ना, मैं तुम्हें प्रोटेक्शन ज़रूर करूँगा। ये ओरिजिनली एक इन्फॉर्मेशन पाथ के लिए मूव था जो कि लांगे लैंड स्पीड के पास था। फेंगयुआ ने उसको मॉडिफाई करके उसका नाम लविंग कॉन्सोलेशन रखा था। ये देखने में इन्फॉर्मेशन पाथ लगता था, लेकिन एक्चुअली रिफाइनमेंट पाथ मूव था। इसका इफेक्ट ये था कि इनकम्प्लीट इमॉर्टल को वर्ड्स के थ्रू स्टेबलाइज किया जा सकता है। जैसे अगर गो रिफाइनमेंट फेल होने वाली होती तो यूज़र को मोटिवेट करता, मतलब वो बोलता कि तुम कर सकते हो, मतलब बढ़िया बढ़िया बातें बोल के ठीक कर देता। फेंगयुन जैसी लाइन्स बोलता, जैसे मुझे पता है तुम कर सकते हो, मेहनत करो, खुद पर बिलीव करो, तुम डेफिनेटली सक्सीड करोगे। ये सब लाइनें अगर फेंगयुन कहता तो हो जाता। ऐसे कंटिन्यूस इंकरेजमेंट से इनकम्प्लीट इमॉर्टल का कंडीशन स्टेबल हो जाता और कभी कभी फेलियर भी सक्सेस रेट में टर्न हो जाता। लेकिन मूव की लिमिटेशन भी थी। इसका इफेक्ट स्लो था, कंटिन्यूसली बोलना पड़ता था और ये सिर्फ इनकम्प्लीट इमॉर्टल के ऊपर ही काम करता। नॉर्मली हेवन फॉर्म एक कंप्लीट कलर मूव था, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट हेवन के फ्यूजन की वजह से वो हेवनली डैमेज हो चुका था। इसलिए फेंगयुआन उसको अब इनकम्प्लीट इमॉर्टल की तरह ट्रीट कर सकता था और रिफाइनमेंट पाथ वेनेबल होने की वजह से वो रैंक 9 हेवन फॉर्म को भी रिफाइनमेंट ऑब्जेक्ट की तरह हैंडल कर पा रहा था। फेंगयुआन कंटिन्यूसली उसको शांत कर रहा था, लेकिन हेवन फॉर्म की स्क्रीम्स और लाउड होती जा रही थी। सडनली उसके स्नो वाइट फेदर में फायर इग्नाइट हो गई। पहले टाइनी एम्बर थी, लेकिन कुछ ही सांसों में ह्यूमन के हाथ जितनी बन गई। फेंगयुआन इस एक तरीके से इंस्टेंटली रिएक्ट कर गया। उसने नोज से व्हाइट और ब्लू क्यूआई ब्रेथ निकाली। वो डायरेक्टली फ्लेम पर लगी और फायर यहाँ पे बुझ गई। फिर फ्रॉस्ट बन के फ्यूचर इग्निशन भी स्टॉप कर दिया और फेंगयुआन इंटरनली रिलीव्ड हुआ कि चलो ठीक है यार, अब दोबारा फायर नहीं चलेगी इसकी बॉडी के ऊपर। अगर वो इस मूव के पहले मतलब इस मूव को ना पहले से प्रैक्टिस ना करता तो शायद हैंडल नहीं कर पाता, क्योंकि अगर फायर स्प्रेड हो जाती तो हेवन फॉर्म कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता। फेंगयुआन भी सॉफ्टली कहता है, तुम सर्वाइव करोगे, तुम्हारा मास्टर तुम पर बिलीव करता है। लेकिन व्हाइट क्रेन ऑल लाउडर चिल्लाने लग गया। तब फेंगयुआन को असली प्रॉब्लम समझ आ गई। व्हाइट क्रेन की बॉडी के अंदर ब्लैक पॉइजनस लिक्विड स्प्रेड हो रहा था। वो सब कुछ ही मतलब यहाँ पे ना सब कुछ आपस में मिलकर तोड़े जा रहा था, खत्म कर रहा था, किलर मूव को इंटरनली डिस्ट्रॉय कर रहा था। व्हाइट क्रेन ब्लैक लिक्विड को वॉमिट करने लग गया, थूकने लग गया। फेंगयुआन समझ गया कि फायर मेथड यूज नहीं कर सकता, वरना पहले वाली फायर भी इग्नाइट हो जाएगी। वो इंस्टेंटली ग्रीन लाइट स्पेक्स व्हाइट क्रेन की मौत में भेजे। वो पॉइजन के अराउंड रैपिडली ग्रास बनकर ग्रो होने लग गए और पॉइजन अब्सॉर्ब करने लग गए। फिर फेंगयुआन ने गोल्डन लाइट यूज करके सारी ग्रास को कट कर दिया और हीलिंग पाउडर भेजकर व्हाइट क्रेन को रिकवर करना स्टार्ट करा। फेंगयुआन कहता है बस थोड़ा सा और, बस एंड पास है, गिव अप मत करो। लेकिन व्हाइट क्रेन और ज्यादा चिल्लाने लग गया, ट्विच करने लग गया। उसकी बॉडी बलून की तरफ एकदम भाई फैलने लग गई।
वो इतना स्वेल हो गया, इतना सूजन की तरह फूल गया, एक्सप्लोड होने वाला था जैसे। फेंगयुआन ने इंस्टेंटली एक ह्यूज रॉड समन किया, उस रॉड पर आईसी स्पाइक्स लगे हुए थे। फेंगयुआन समझ गया कि एक रिफाइनमेंट मूव इनफ नहीं है। उसने दोबारा किलर मूव को प्रिपेयर किया। नेक्स्ट सेकंड ही उसने फुल फोर्स से रॉड वाइड क्रेन की बॉडी पर मारा। बूम! वाइड क्रेन पेरेन मतलब पेन में बहुत तेज चिल्लाया। डिसबिलीफ में फेंगयुआन को देखने लग गया, लेकिन फेंगयुआन अभी भी जेंटल स्माइल कर रहा था। फेंगयुआन कहता है मास्टर पर बिलीव करो, खुद पर भी बिलीव करो। बूम! एक और मारा, एक और हिट लगा। वाइड क्रेन का भाई बॉडी जो था उसके स्पाइक्स मतलब जो लगे हुए थे भाई वो सब फाड़ने लग गए, एयर को रिलीज़ करने लग गए और यहाँ पे वापस से धीरे-धीरे छोटा होने लग गया। बूम! आवाज़ आई। फेंगयुआन सॉफ्टली स्माइल करता है और कहता है गुड बॉय, थोड़ा-सा और एफर्ट लगाओ। बूम! तुम बहुत क्यूट हो, परसीव करो। बूम! फिर से मारा। चाहे कुछ भी हो जाए गिव अप मत करना, जब तक मैं हूँ तुम नहीं मरोगे। वाइड क्रेन मेंटली यहाँ पे कंप्लीट ब्रेक हो चुका था। लास्ट ह्यूज इम्पैक्ट के बाद वो ऑलमोस्ट बेहोश होने वाला था। उसका बॉडी नॉर्मली साइज़ में भी आ गया था, लेकिन वो इंजरीज़ से भरा हुआ था और जैसे-तैसे ज़िंदा था। अब उसमें रैंक 9 किलर मूव वाली पावर नहीं बची थी। फेंगयुआन ने आईसी स्पाइक रॉड को स्टोर कर लिया और सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ खुद से बोला। फेंगयुआन कहता है ये दोनों मूव्स एक साथ फर्स्ट टाइम यूज़ किए, लेकिन मेरी रिफाइनमेंट पाथ है इंस्टीट्यूशन सही थी। उसको मूव का रिजल्ट इज एग्जैक्टली एक्सपेक्टेड जैसा मिला था, जैसे सोचा था। फेंगयुआन फ्यूचर में भी इस मूव को प्रैक्टिस करना चाहता था। जैसे ही वाइड क्रेन ये वर्ड सुने, उसका ऑलमोस्ट डेड बॉडी फियर में शेक करने लगा और टाइटली एकदम भाई माउथ एकदम मुंह बंद कर लिया। अब ब्लैक एंड व्हाइट हेवन के फ्यूजन की वजह से हेवन फॉर्म डेंजरस कंडीशन में था, इसलिए फेंगयुआन को हर वक्त उसके पास रहकर रिफंड पाथ के लिए मूव से उसको स्टेबलाइज करना पड़ रहा था। आगे देखते हैं। फेंगयुआन सिचुएशन को एनालाइज कर रहा था। अभी हेवन फॉर्म को सेव करना इतना डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन फ्यूचर कुछ भी हो सकता है और हेवन फॉर्म को कंटिन्यूअसली प्रोटेक्ट करते हुए उसका खुद का मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्ट हो रहा था। जितना ज़्यादा वो हेवन फॉर्म को सेव करता उतना ज़्यादा इमोर्टल एसेंस उसका वेस्ट होता और वैसे भी फेंगयुआन के पास इमोर्टल एसेंस ऑलरेडी कम था, लेकिन फिर भी वो हेवन फॉर्म को अबेंडन नहीं कर सकता था, क्योंकि कुकिंग लक पॉट से लक इंस्पेक्ट करने के बाद उसको क्लियरली समझ आ गया कि उसकी करंट क्राइसिस से निकलने का बेस्ट ऑप्शन हेवन पाथ था। और अभी हेवन फॉर्म गार्ड करते हुए भी वो सविनर इमॉर्टल प्रेमिसी के अंदर हेवन पाथ इमॉर्टल को रिफाइन कर रहा था और फाइनली एक नया हेवन पाथ इमॉर्टल को सक्सेसफुली रिफाइन हो गया। वो एक ट्रांसपेरेंट क्लियर स्पाइडर जैसा दिखता था। उसके 8 लॉन्ग स्लिम लेग्स थे और पूरा बॉडी क्रिस्टल क्लियर था और ये था रैंक 8 का हेवन पाथ इमॉर्टल गो हेवनली वेब। अरे मेरे को एक बार को लगा फेट को रिफाइन कर दिया क्या इसने। मतलब 8 लेग स्पाइडर जैसा दिखता है, थोड़ा सा लगा। ये था हेवनली वेब। ये हेवनली वेब प्रोडक्शन वेल किलर मूव का कोर गो था। क्रेश डेमन के में पैराडाइज अर्थ ने इसी मूव को मल्टीपल टाइम यूज़ किया था। उसकी डिफेंस पावर फेंगयुआन के रिवर्स प्रोटेक्शन सील के इक्वल थी। जब फेंगयुआन ने पैराडाइज अर्थ को मार दिया था तब उसको उसके इमॉर्टल प्राइमेसी में सिर्फ 2 हेवन पाथ इमॉर्टल गो मिले थे। पहला हेवनली वेब और दूसरा हेवनली बर्थ गो। हेवनली बर्थ गो पैराडाइज की रिवाइवल और हेवन पाथ कन्वर्सन के कोर गू वाला कोई मतलब सिस्टम था। कोर गू था एक तरीके से, बर्थ के सिस्टम से जुड़ा था। उसके पास और भी गू थे, जैसे इन्फॉर्मेशन पाथ का समरी जो कि कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को समरी रिड्यूस करता है उसकी, और रूल पाथ का नॉर्मल जो कि टारगेट को नॉर्मल स्टेट में रिस्टोर करता था। इन सब गू को कंबाइन करके पैराडाइज अर्थ ने मल्टीपल हेवन पाथ के लिए मूव बनाए थे। जब हेवनली वेब प्रोडक्शन वेल इमोशनलेस से हेवन एंड अर्थ और हेवनली समरी अर्थ ही नॉर्म, लेकिन पैराडाइज अर्थ की डेथ से पहले उसकी विल ने ऑलमोस्ट सारे इमॉर्टल को डिस्ट्रॉय कर दिए थे। अब फेंगयुआन ने हेवनली वेब सक्सेसफुली रिफाइन कर लिया था। नेक्स्ट टारगेट था हेवनली बर्थ गो। ये गू इमॉर्टल को हील कर सकता था और रिफाइनमेंट पाथ के लिए मूव के एक साथ कंबाइन होकर हेवन फॉर्म को स्टेबलाइज करने में हेल्प करता। फेंगयुआन के पास ऑलरेडी कुछ हेवन पाथ फाउंडेशन थी, जैसे रैंक 8 का हेवनली सीक्रेट गू, हेवंस एनवी गू, हेवंस एनवी हीरोइक जेनेसिस किलर मूव और हेवन फॉर्म। और पैराडाइज अर्थ को लूटने के बाद उसकी हेवन पाथ फाउंडेशन और भी ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी। सबसे इंपॉर्टेंट गेम था पैराडाइज अर्थ का हेवन पाथ रिसर्च। उसमें एक मेथड था ऑब्सक्योर्ड हेवनली सीक्रेट। ये हेवन पाथ पावर यूज करके यूजर को कंसील करता था। ये फेंगयुआन के लिए एक्सट्रीमली यूजफुल था। फेंगयुआन का बिगेस्ट टारगेट यही यही किलर मूव था। उसके बाद हेवनली बर्थ को रिफाइन करना और फिर हेवन फॉर्म को स्टेबलाइज करना। थ्योरी के अकॉर्डिंग जितने ज़्यादा हेवन पाथ इमॉर्टल को यूज़ होंगे, यही ऑब्सक्योर्ड हेवनली सीक्रेट का कंसीलमेंट इफेक्ट उतना ही पावरफुल होगा। फेंगयुआन को अभी इमॉर्टल एसेंस शॉर्टेज को भी सॉल्व करना था, क्योंकि इमॉर्टल एसेंस भी कम था ना। उसके पास 2 ऑप्शन थे। पहला, यहाँ पे इमॉर्टल प्राइमेसी को डेवलप करना, लेकिन सविनर इमॉर्टल प्राइमेसी का टाइम एक्सेलरेट करना डेंजरस होता। इसलिए उसका करंट प्लान था ग्रेट लव गू रिफाइनमेंट प्लान एक्सपेंड करना और ज़्यादा रिसोर्स पॉइंट कलेक्ट करना।
ताकि इमॉर्टल प्राइमेसी ओरिजिन कोर स्ट्रॉन्गर हो और ज़्यादा इमॉर्टल एसेंस प्रोड्यूस करे। दूसरा ऑप्शन था हेवनली एसेंस ट्रेजर इंपीरियल लोटस को एडवांस करना, जो कि रैंक 8 का है ना। रैंक 8 का हेवनली एसेंस ट्रेजर इंपीरियल लोटस फेंगयुआन के लिए इंसेन हेल्प थी। अगर ये गू ना होता तो क्रेज डिमन बैटल में उसका इमॉर्टल एसेंस कब का खत्म हो चुका होता। इस गू के इफेक्ट इतना ब्रोकन था कि कोई भी समझ नहीं सकता था कि जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वेनेबल का वाइटल गू क्यों था। लेकिन अब फेंगयुआन खुद रैंक 9 वेनेबल बन चुका था, इसलिए रैंक 8 वाला वर्जन उसके लिए काफ़ी नहीं था। अगर उसको इसे रैंक 9 में एडवांस करना है तो उसको भाई इमॉर्टल एसेंस प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाएगी, लेकिन रैंक 9 बनाएं कैसे? प्रॉब्लम क्लियर थे कि अगर वो अभी रैंक 9 को रिफाइन करता तो इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली लीक हो जाती, क्योंकि स्टार कैंसिलेशन एनिमेटर वेनेबल और जायंट्स एनिमेटर वेनेबल दोनों उस पर क्लोजली नजर रखे हुए थे। फेंगजुआन को ये परफेक्टली पता था। अब वो रैंक 9 था, इसलिए रैंक 8 कुकिंग लक पॉट बेयरली यूजफुल रह गई थी। अगर वो रैंक 9 को रिफाइन करता तो उसकी लक में मैसिव फ्लक्चुएशन आता, यानी ऊपर नीचे होती, और जायंट सन उस चीज़ को देख लेता और कंप्लीटली वो हाइड भी नहीं हो सकती थी और उसे पता चल जाता। स्टार कंस्टेलेशन इमॉर्टल वेनेबल से हाइड करना भी और डिफिकल्ट था, क्योंकि वो विजडम पाथ वेनेबल थी। फेंजोन क्लियरली समझ रहा था कि जब वो रैंक लाइन को रिफाइन करेगा वही उसका वीकेस्ट मोमेंट होगा, यानी वीकेस्ट मोमेंट होगा, सबसे कमज़ोर होगा उस टाइम पर। और उसी वक्त दोनों वेनेबल डेफिनेटली टीम अप करके उसके अटैक करेंगे। इसलिए ऑब्सक्योर्ड हेवनली सीक्रेट उसके लिए की फैक्टर था। कुकिंग लक पॉट जायंट्स एंड इमॉर्टल वेनेबल को फूल नहीं कर सकता था, क्योंकि दोनों लक पाथ यूज़ करते थे। लेकिन ऑब्सक्योर्ड हेवनली सीक्रेट हेवन पाथ मेथड था, और हेवन पाथ के अगेंस्ट जायंट्स और स्टार कंस्टेलेशन दोनों के पास प्रॉपर काउंटर नहीं थे। लेकिन फेंगयुआन को एक हिडन डेंजर भी फील हो रहा था। स्टार कंस्टेलेशन इमॉर्टल वेनेबल ने 3 मिलियन ईयर पहले दाओ के साथ एसिमुलेट किया था, और हेवनली कोड के पास हेवन पाथ रिसर्च का इंसेन फाउंडेशन था। फेंगयुआन अनश्योर था कि ऑब्सक्योर्ड हेवनली सीक्रेट कितनी देर तक स्टार कंस्टेलेशन इमॉर्टल वेनेबल को सक्सेसफुली डिसीव कर पाएगा। अब इसी के साथ सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है सेंट्रल कॉन्टिनेंट के अंदर। देखते हैं सेंट्रल कॉन्टिनेंट में 3 रैंक 6 गु इमॉर्टल एक एशियन क्लाउड बीस्ट को सराउंड करके फाइट कर रहे थे, और यहाँ पे सडनली क्लाउड बीस्ट स्पीड बूस्ट करके डायरेक्टली फीमेल इमॉर्टल पर अटैक कर गया। शी जंगी चिल्लाया और कहा केयरफुल। फीमेल इमॉर्टल ज़ाओलियन बिल्कुल पैनिक नहीं हुई, उसकी वाइट ब्लाउज मूव हुई और एक वैग्यू मतलब शैडो अटैक ब्लॉक कर दिया। लेकिन एशियन क्लाउड बीस्ट और अग्रेसिवली अटैक करने लग गया। वो डायरेक्टली ट्रांसफॉर्मेशन होकर ज़ाओलियन को पूरा एकदम भाई खा सा गया, और बाहर ऐसा लग रहा था जैसे क्लाउड बीस्ट ने उसको पूरा एकदम निगल लिया है। शी ज़ेंगी पैनिक हो गया, इन्फॉर्मेशन पाथ के लिए मूव यूज़ करने लग गया, लेकिन यू यी येजी ने उसको रोका। यू यी येजी कहता है रुको, अगर तुमने अटैक किया तो फेरी लियान उनके ऊपर भी मतलब अपनी फेरी लियान उनके ऊपर भी अटैक हो सकता है, वो इंजर्ड हो जाएगी। यहाँ पे शी ज़ेंगी टेंशन में बोला, कहता है तो फिर करे क्या भाई, वो ऐसे ही खा चुका है, उसको क्या करे। यू यी येजी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहता है अब सिर्फ वो मूव ट्राई कर सकता हूँ। यहाँ पे शी ज़ेंगी को लगा कि सिचुएशन डेंजरस है। शी यंगज़ी कहता है मतलब तुम अभी भी उस मूव में फुली प्रोफिशिएंट नहीं हो जिसको तुम ट्राई करना चाहते हो। लेकिन यूई एजी ऑलरेडी किलर मूव प्रिपेयर कर रहा था। क्लाउड बीस्ट उन दोनों की तरफ चार्ज करने लग गया। शी यंगज़ी ने इमीडिएटली इन्फॉर्मेशन पाथ किलर मूव एक्टिवेट करा। वो कंटिन्यूसली फास्ट स्पीड में बोलने लगा। उसके वर्ड भाई इनविजिबल पावर बनकर क्लाउड बीस्ट को स्लो करने लग गए। कुछ ही सांसों बाद यूई एजी ने फाइनल अटैक लॉन्च करा। उसके पाम से ब्लू बीम निकली और क्लाउड बीस्ट पर लगी जाके, और क्लाउड बीस्ट यहाँ पे डिसॉल्व होने लग गया। अंदर ट्रैप्ड ज़ाओलियन फुल फोर्स से स्ट्रगल करने लग गई और फाइनली बाहर निकल गई। शी ज़ेंगी इंस्टेंटली ऑफेंसिव किलर मूव यूज करने लग गया। यूईएजी के साथ कंबाइन अटैक से एशियन क्लाउड बीस्ट लाउड एक्सप्लोजन के साथ डिस्ट्रॉय हो गया। उसकी बॉडी क्लाउड में कन्वर्ट हो गई, इमॉर्टल मटेरियल बन गई। सब इमॉर्टल मटेरियल कलेक्ट करने के बाद रेस्ट करने लग गए। ज़ाओलियन यहाँ पे गिल्ट एक्सप्रेशन में बोलती है कि मेरी वजह से इमॉर्टल मटेरियल की क्वालिटी यहाँ पे खराब हो गई। यूईएजी कामली कहता है कोई बात नहीं, हम सिर्फ रैंक 6 हैं और एशियन क्लाउड बीस्ट को डिफीट कर दिया है, यही ह्यूज अचीवमेंट है। यहाँ पे शी जंगी लाउडली हंसा और कहा रिवर्स फ्लो रिवर बैटल के बाद हम रियली मिले हैं, अप टू हेवंस की फ्यूजन की वजह से फिर साथ फाइट कर रहे हैं, तो छोटी बातों का क्या टेंशन। इन तीनों की फ्रेंडशिप रिवर्स फ्लो रिवर बैटल में बनी थी। उस बैटल में फेंगियन बिगेस्ट विनर बना था, लेकिन ये तीन भी बहुत अच्छा परफॉर्म किए थे, और वाइलिंग यांग ने लाइफ रिस्क करते हुए सेव किया था, और बाद में सेंट्रल कॉन्टेंट रिइंफोर्समेंट की हेल्प से वो सर्वाइव कर पाए थे। सेक्ट रिटर्न करने के बाद इन्हें बहुत ही नरिशिंग मिला था। जाओलियन ने स्माइल करते हुए शी जेंगी को एक इन्फॉर्मेशन पाथ इमॉर्टल मटेरियल दे दिया। शी एनजी शॉक हो गया। शी यहाँ पे जेंगी कहता है ये ट्रैश टाल्क पेटल फ्लावर है क्या? ये तो मेरी इमॉर्टल गो रिफाइनमेंट के लिए नीडेड मटेरियल था, ये तो बहुत ज़रूरत थी। वो इंस्टेंटली यहाँ पे एक्साइटेड हो गया। फिर ज़ाओलियन ने यहाँ पे यूईएजी को रिफाइनमेंट पाथ ट्रू इनहेरिटेंस दे दी। यूईएजी इमोशनल हो गया। यूईएजी कहता है मेरी कल्टीवेशन इनहेरिटेंस 8 रिफाइनमेंट गेट है। र्यूमर्स ट्रू द मतलब र्यूमर्स
ट्रू द स्पिरिट एफिनिटी हाउस एक फेरी ने इसको बेसिस पर 9th गेट क्रिएट की थी। वो एक्साइटेड होकर कहता है, फेरी लियानन, मैं इसका रिपेयर कैसे करूँगा? यानी ये कहना चाह रहा था, ये जो यूईएजी था ना, इसको एक रिफाइनमेंट पाथ की इनहेरिटेंस चाहिए थी। और कौन-सी इनहेरिटेंस चाहिए थी? ये खुद यहाँ पे एक इनहेरिटेंस कल्टीवेट करता था, कोई होगी, और उसका लिंक था यहाँ पे 8 रिफाइनमेंट गेट से। और स्पिरिट एफिनिटी हाउस की एक फेरी हुआ करती होगी बहुत पहले, उसने भी इसी चीज़ का यूज़ करके कोई चीज़ को रिफाइन करा होगा, इनहेरिटेंस बनाई होगी, या इसके आगे को, मतलब इसके आगे का जो एडवांस करने का तरीका है उसके बारे में लिखा या बनाया, कुछ भी करा होगा, बस इन्फॉर्मेशन थी, वो होगी इसके पास। तो भाई अब वो जो इन्फॉर्मेशन थी ज़ाओ लियान ने ले ली, क्योंकि वो भी फेरी थी स्पिरिट एफिनिटी हाउस की, और वो इन्फॉर्मेशन उसने यूईएजी को दे दी, जिससे इसका जो हाफ मिसिंग पॉइंट था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया और इसको इनहेरिटेंस मिल गया। अब इसका कल्टीवेशन राइज़ करेगा। इसलिए एक्साइटेड हो गया था और कह रहा था कि मैं इसका रिपेयर ज़रूर करूँगा। ज़ाओ लियान कैज़ुअली स्माइल करते हुए कहती है, बस फ्यूचर में रैंक 7 या रैंक 8 बनने के बाद मेरी हेल्प कर देना। ये सुनते ही दोनों का एक्सप्रेशन यहाँ पे डिम हो गया, क्योंकि ज़ाओ लियान की प्रॉब्लम पता थी और उसके पास थिविंग हेवन डिमन वल्नरेबल का रैंक 9 किलर मूव डिवाइन कंसीलमेंट था, और इसी वजह से हेवन स्पेल उसको डिटेक्ट नहीं करती थी और वो ट्रिबुलेशन फेस ही नहीं कर पाती थी, और ट्रिबुलेशन के बिना कल्टीवेशन लेवल इंक्रीज़ ही नहीं होता। दूसरी तरफ यहाँ पे अपना शी ज़ेंगी और यूईएजी ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रॉन्गर हो चुके थे। शी ज़ेंगी सडनली सीरियस होकर कहता है, मैं हॉनेस्टली तुम्हारा इश्यू का सॉल्यूशन ढूँढ रहा था। उसने एक्सप्लेन किया कि गुई मॉडल की ट्रिबुलेशन हेवेंस विल क्रिएट करती है, लेकिन डिवाइन कंसीलमेंट ज़ाओ लियान को हेवेंस विल से हाइड कर देता है, इसलिए उसकी ट्रिबुलेशन ही नहीं आती। शी ज़ेंगी कहता है, सॉल्यूशन सिंपल है, डिवाइन कंसीलमेंट को हटा ही दो। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि डिवाइन कंसीलमेंट एक रैंक 9 किलर मूव था, उसको ब्रेक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। फिर भी शी ज़ेंगी को एक होप थी। शी ज़ेंगी कहता है, स्टार कंस्टेलेशन इमॉर्टल वेनेबल विज़डम पाथ वेनेबल है, शायद वो हेल्प कर सके। ज़ाओ लियान बिटर स्माइल करके कहती है, मैं उनसे मिल भी कैसे सकती हूँ पहली बात। यूईएजी इमीडिएटली बोलता है कि यूईएजी कहता है, तुम्हारे पास रैंक 9 लव इमॉर्टल को है, तुम्हें इग्नोर किया जाएगा? मतलब मुझे तो नहीं लगता, नहीं ऐसा नहीं किया जाएगा, तुम्हें इग्नोर कौन करेगा? लेकिन हेवनली कोड के रूल्स के अकॉर्डिंग स्टार कंस्टेलेशन इमॉर्टल वेनेबल की हेल्प लेने के लिए बहुत ह्यूज कंट्रीब्यूशन पॉइंट चाहिए थे, और ज़ाओ लियान ऑलरेडी अपने पॉइंट्स ट्रू इनहेरिटेंस लेने में यूज़ कर चुकी थी। इसलिए यूईएजी क्लाउड बीस्ट मटेरियल उसको देने की ऑफ़र करी। मतलब ऑफ़र की कि दे देना अपने जो भी मटेरियल है, तुम्हारे पास जो भी कुछ है सब कुछ दे देना, ताकि शायद थोड़ी हेल्प मिल जाए। कुछ मिल ही जाए, कुछ पता तो चल जाए, एटलीस्ट तुम्हारी, मतलब तुम्हारे ऊपर नज़र तो आए सबकी। शी ज़ेंगी ने भी एग्री करा, लेकिन ज़ाओ लियान ने मना कर दिया। ज़ाओ लियान कहती है, अगर मैं ये मटेरियल सबमिट भी कर दूँ, फिर भी रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन पॉइंट बहुत कम पड़ेंगे। उसने कामली बोला, बेटर है कि पहले तुम दोनों स्ट्रॉन्ग बनो, रैंक 7 या रैंक 8 बनने के बाद मेरी हेल्प ज़्यादा इफेक्टिव होगी अगर तुम दोनों करोगे। दोनों उसकी बात को मतलब मानने लगे कि हाँ भाई, रीज़नेबल लगी। फिर भी उन्होंने इमॉर्टल एसेंस स्टोन उसको दे दिए, क्योंकि फ्यूचर फाइट में इमॉर्टल एसेंस बहुत इंपॉर्टेंट थी। इस बार ज़ाओ लियान ने मना नहीं करा, उसने एक्सेप्ट कर लिया और सडनली एक इंपॉर्टेंट बात मेंशन करी। ज़ाओ लियान कहती है, मेरे पास रिसेंटली इमॉर्टल एसेंस स्टोन बहुत कम हो गए हैं, सेक्ट भी प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, तुम लोगों ने नोटिस किया क्या? यूईएजी और शी ज़ेंगी ने भी सेम प्रॉब्लम कन्फर्म करी कि हाँ भाई, ऐसा तो हो रहा है, सेक्ट ऐसा कर रहा है। शी ज़ेंगी नर्वस होते हुए थोड़ा सा र्यूमर्स बताने लग गया कि यहाँ पे क्या हुआ है। शी ज़ेंगी कहता है, हेवनली कोर्ट ने फेट वॉर के बाद इमॉर्टल एसेंस स्टोन डिस्ट्रीब्यूशन ग्रेजुअली रिड्यूस कर दिया है, अब तो ऑलमोस्ट कंप्लीटली स्टॉप ही कर दिया है। 10 ग्रेट एशियन सेट के पास कुछ स्टॉक था, लेकिन वो भी फ्यूचर के लिए सेव कर रहे हैं। यूईएजी ने भी नोटिस किया था कि ट्रेजर वाले हेवन में ट्रांजैक्शन इंक्रीज हुई है, लेकिन इमॉर्टल एसेंस स्टोन का सर्कुलेशन ड्रास्टिकली कम हो गया है। ज़ाओ लियान यहाँ पे इंस्टेंटली समझ गई। ज़ाओ लियान कहती है, मतलब हेवनली कोर्ट इमॉर्टल एसेंस स्टोन कंट्रोल करके पूरे गू इमॉर्टल वर्ल्ड को इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहा है, क्योंकि 5 रीजन और 2 हेवंस में इमॉर्टल एसेंस स्टोन का ओनली सोर्स हेवनली कोड था। सबसे ज़्यादा इफेक्ट रैंक 6 गो इमॉर्टल पर पड़ रहा था, और ज़ाओ लियान के लिए सिचुएशन और ज़्यादा इनकन्वीनिएंट हो गई थी, यानी उसके लिए ठीक नहीं था। एक तरफ ट्रांजैक्शन डिफ़िकल्टी हो गई थी, चीज़ों का लेन-देन नहीं हो पा रहा था। दूसरी तरफ फाइट में इमॉर्टल एसेंस रिप्लेनिश करना भी हार्ड हो रहा था। उसको सडनली रियलाइज़ेशन हुआ। यहाँ पे ज़ाओ लियान कहती है, शायद हेवनली कोड लोअर रैंक्ड गु इमॉर्टल को वीक और डिपेंडेबल बनाना चाहता है, ताकि वो लोग हेवनली कोड के ऊपर डिपेंड हो जाएँ और हेवनली कोड को जॉइन करें। जैसे ही गु इमॉर्टल्स को इस सिचुएशन का रियलाइज़ेशन हुआ, सबने इमॉर्टल एसेंस स्टोन स्टॉक करना स्टार्ट कर दिया, और इसी वजह से मार्केट में इमॉर्टल एसेंस स्टोन और ज़्यादा रेयर हो गए।
आगे देखते हैं। फेंग युआन ने भी इमॉर्टल एसेंस स्टोन वाली सिचुएशन नोटिस कर ली थी। उसको इंस्टेंटली समझ आ गया था कि हेवेली कोड फ्यूचर वॉर के लिए प्रिपरेशन कर रहा है। हेवेली कोड दूसरी फोर्सेस को वीक करना चाहता है और साथ ही अपने इमॉर्टल एसेंस स्टोन की वैल्यू इंक्रीज कर रहा था। लेकिन फेंग युआन का इंटरेस्ट किसी और चीज़ में था। वो जानना चाहता था कि हेवेली कोड इमॉर्टल एसेंस स्टोन बनाता कैसे है। उसने शैडो सेक्टर और पैराडाइज अर्थ की ट्रू इनहेरिटेंस चेक करी थी, लेकिन कहीं भी इसका कोई क्लू नहीं मिला। इवन फेट वॉर के टाइम जब उसने हेवेली कोड अटैक करके इमॉर्टल ग्रेवियर डिस्ट्रॉय किया था, तभी वो इमॉर्टल एसेंस स्टोन का सीक्रेट डिस्कवर नहीं कर पाया था। हेवेली कोड का रिस्ट्रिक्शन की वजह से काउंटलेस गो इमॉर्टल और फोर्सेस टेंशन में आ गए थे। लेकिन फेंगयुआन के लिए इशू छोटा था, क्योंकि वो एक इमॉर्टल एसेंस स्टोन सिर्फ एक ग्रीन ग्रेप इमॉर्टल एसेंस बीड के इक्वल था, और फेंगयुआन एक येलो एप्रिकॉट इमॉर्टल एसेंस बीड मतलब उसको चाहिए था। और उसका येलो एप्रिकॉट इमॉर्टल एसेंस बीड जो कि रैंक 9 का बीड होता है, ये डायरेक्टली करीबन 1 मिलियन इमॉर्टल एसेंस स्टोन के इक्वल था। कुछ दिन बीत चुके थे जब फेंगयुआन ने इमोरियल हेवन फॉर्म को स्टेबलाइज कर रहा था। फाइनली उसने एक लंबी सांस ली और प्रिपरेशन स्टार्ट करी। फेंगयुआन हेवन पाथ किलर मूव एक्टिवेट करने वाला था। हेवन पाथ किलर मूव ऑब्सक्योर्ड हेवनली सीक्रेट। अब आगे देखते हैं। सवीना रिमोटर प्राइमेसी के अंदर मिनी ईस्टर्न सी में जेड ग्रीन वाटर फ्लो ड्रैगन की तरह सी प्रॉपर्ली यहाँ पे रैपिडली मतलब मूव कर रहा था, अच्छे से प्रॉपर्ली फ्लो कर रहा था। कई रैंक से गुई मॉडल उसको चेस करके स्टॉप करने की कोशिश कर रहे थे। एक गुई मॉडल चिल्ला और कहा, क्विक वाटर तुम्हारी साइड आ रहा है, वाटर को रोको। दूसरा इंस्टेंटली अटैक करने लग गया। ह्यूज वेव 100 फीट से ज़्यादा हाइट में उड़ गई। एक गुई मॉडल प्राउडली कहता है, मैंने रोक लिया, केयरफुल रहना। लेकिन नेक्स्ट सेकंड ही दो गुई मॉडल डायरेक्टली वेव में इनग्लफ हो गए। बाकी कोई मॉडल डेस्परेटली उसको स्टॉप करने लग गए। फाइनली जेड ग्रीन वाटर फ्लो सी से एस्केप नहीं कर पाया। तब व्हाइट लाइट शाइन हुई और ही चुन क्यू अपीयर हुआ। उसने हैंड मूव करके वाटर पाथ फॉर्मेशन एक्टिवेट करी और कुछ ही सांसों के बाद सी पर एक ह्यूज वाटर पाथ फॉर्मेशन बन गया। इसका कोर एक रैंक 7 वाटर पाथ इमॉडल गो था। ग्रीन जेड वाटर फ्लो फॉर्मेशन के अंदर जाते ही एक भवंडर बन गया। रैंक 6 वो इमॉडल स्काई में फ्लाई करके एक्साइटेडली चेयर करने लग गए। ही चुन क्यू ने फॉर्मेशन इंस्पेक्ट किया और फाइनली रिलीफ लिया। आज से प्लेस ऑफिशियली जेड ग्रीन वाटर फ्लो रिसोर्स पॉइंट बन गया था, और साथ ही एक वाटर वेन नोड बन गई थी, यानी एक नस बन गई थी वाटर वेन वाली। ये रिसोर्स पॉइंट फ्यूचर में जेड ग्रीन वाटर फ्लो सी एरिया बन सकता था। ही चुन क्यों इंस्टेंटली यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहा था। मिनी ईस्टर्न सी में ऑलरेडी मल्टीपल वाटर वेन नोड्स यहाँ पे यानी नसें बन चुकी थी। बस 3 और नोड्स चाहिए थी एक कंप्लीट वाटर वेन रिंग बनाने के लिए। तब एक रैंक 6 गुई मॉडल रिस्पेक्टफुली पूछता है, गुई मटर कहता है, मास्टर और कोई ऑर्डर है क्या? ही चुन क्यों ने कैजुअली टाइम पास के लिए मूव यूज करके सबको जितने भी घाव थे सबके हील कर दिए, फिर कहता है कि तुम लोग जा सकते हो। सब यहाँ पे ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करके चले गए, और सब बहुत बिजी भी थे। सवेना रिमोटर प्राइमेसी के अंदर काउंटलेस मिशन चल रहे थे। स्टार कैंसलेशन कह रहा हूँ, सॉरी। यहाँ पे एक स्टार कलेक्शन हॉल में मिशंस की लिटरली भाई लाइन लगी हुई थी। ही चुनकी उन्हें देखते हुए इंटरनली एक अजीब सा लुक देता है। क्रेश डिमन बैटल के बाद सवेना रिमोटर प्राइमेसी के दो ह्यूज प्रॉब्लम फेस हो रहे थे। पहला प्रॉब्लम था कि स्ट्रेंज फिनोमिना, यानी सवेना रिमोटर बॉडी के अंदर नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग दावमार्क इसका रूट कॉज थे। जितने ज़्यादा दावमार्क बढ़ते उतनी प्रॉब्लम भी होती। फेंगयुआन के वेनेबल बनने के बाद उसको ह्यूज रिफाइनमेंट पाथ के दावमार्क मिले थे, और अब रिसोर्स पॉइंट भी कंटिन्यूसली बिल्ड हो रहे थे। दूसरा मेजर प्रॉब्लम था कि मैन पावर की शॉर्टेज, लोगों की कमी। क्रेश डिमन बैटल में अराउंड करीबन 50 गो इमोर्टल मर गए थे। कुछ परमानेंटली डेड हो गए, कुछ रिवाइव नहीं हो सके। कॉम्बैक्ट बीस्ट किंग उनमें से एक था जो रिवाइव ही नहीं हो पाया। बाकी रिवाइव हुए, लेकिन अभी गो मास्टर लेवल के थे। और अभी सवेना रिमोटर प्राइमेस से स्ट्रॉन्गेस्ट लोग ही चुन क्यू, वुश वाई, लेडी वाइट रैबिट और फेरी म्याविन जैसे रैंक 8 के एक्सपर्ट थे। रिसोर्स पॉइंट और फॉर्मेशन सेटअप करना सिर्फ ही चुन क्यू और वुश वाई कर सकते थे, क्योंकि वो फेंगजुआन के क्लोन्स थे और उसकी अटेंडमेंट लेवल शेयर करते थे। ही चुनक्यू रिसेंटली रिपीटेडली लिवर लाइफ फॉर्मेशन में एंटर कर रहा था। उसको रेस्ट करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। उसके माइंड में एक आइडिया आया, मरमैन इंपीरियल कोड के मैरफ्लॉक गु इमॉर्टल को यहाँ शिफ्ट करके हेल्प ली जा सकती है। वेरिएंट ह्यूमन से ज़्यादा लॉयल थे और बिट्रेल का रिस्क कम था, और मिनी ईस्टर्न सी में वैसे भी मारफ्लॉक पॉपुलेशन ज़्यादा ज़रूरत मतलब पॉपुलेशन की ज़रूरत थी, यानी ज़्यादा लोगों की ज़रूरत थी मिनी ईस्टर्न सी में। और इस वक्त सवेना रिमोटर प्राइमेसी का पूरा डेवलपमेंट क्लोन्स और सबऑर्डिनेट हैंडल कर रहे थे, जबकि फेंगयुआन का मेन बॉडी हेवन फॉर्म को स्टेबलाइज कर रहा था। तभी देखते हैं यहाँ पे बूम बूम आवाज़ आई। फेंगयुआन का ह्यूज रॉड कंटिन्यूसली हेवन फॉर्म को भाई यहाँ पे स्लैम कर रहा था। इस बार रॉड पर आइस स्पाइक नहीं थे, वो फ्लेम में बर्न कर रहा था। हेवन फॉर्म पेन में एकदम भाई बॉडी को कल करके यहाँ पे साइलेंटली सफर कर रहा था। उसकी बॉडी पर जो फ्रॉस्ट अपीयर होती है, रॉड उसको तोड़कर फ्लेम में मेल्ट कर देता है। जैसे जैसे ब्लैक एंड व्हाइट हेवन का फ्यूजन इंक्रीज हो रहा था, हेवन फॉर्म अनस्टेबल होता जा रहा था, लेकिन फेंगयुआन सरप्राइजिंगली रिलैक्स था।
क्योंकि हेवन फॉर्म स्टेबलाइज करते वक्त उसको ऑब्सक्योर्ड हेवनली सीक्रेट रिपीटेडली प्रैक्टिस कर रहा था। करंट वर्जन पैराडाइज अर्थ का ओरिजिनल वर्जन था, क्योंकि पैराडाइज अर्थ के पास हेवनली सीक्रेट गू नहीं था। उसने हेवनली वेब गू और ह्यूज अमाउंट हेवन पाथ मटेरियल यूज किए थे। मूव एक्टिवेट होते ही फेंग युआन की बॉडी पर हेवन पाथ दामाक का फिशिंग नेट जैसा लेयर बन गया, जो उसको जो भी कोई इसको डिड्यूस करता है या इन्वेस्टिगेट करता है फेंग युआन को, ये फिशिंग नेट रैपिडली ट्विस्ट करके उस डिड्यूशन या जो भी चीज़ है उसको ख़त्म कर देता है इन्वेस्टिगेशन को, और एनिमी को गलत रिजल्ट मिलता। फेंग युआन को इंस्टेंटली मूव का असली एसेंस समझ आ गया था। ऑब्सक्योर्ड हेवनली सीक्रेट डायरेक्टली हाइड नहीं करता, ये परफेक्टली मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन क्रिएट करता है। लेकिन यहाँ पे ना फिशिंग नेट के दाव कंज्यूम होते रहते हैं। जब दावमक खत्म हो जाएंगे, मूव भी यूजलेस हो जाएगा। इसलिए जितने ज़्यादा हेवन पाथ मटेरियल यूज़ होंगे उतना स्ट्रॉन्गर और लॉन्ग लास्टिंग होगा। ये रियलाइजेशन मिलते ही फेंग युआन को होप मिली। थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर उसके पास इनफ हेवन पाथ दावमक हो तो वो दोनों वेरिएबल को सक्सेसफुली डिसीव कर सकता है, क्योंकि उनको भी गलत रिजल्ट मिलेंगे। अभी उसके पास 100 से ज़्यादा येलो एप्रिकॉट इमोर्टलाइजेशन बीट्स थे। मिनिमम रिक्वायर्ड कंप्लीट होते ही वो हेवनली एसेंट ट्रेजर लोटस से रिफाइन करेगा। फेंगुइन जल्दी को रिफाइन करना चाहता था, क्योंकि अभी बेस्ट टाइमिंग चल रही थी। क्रेज डिमन के बैटल के बाद तीनों वेरिएबल के मेथड एक्सपोज हो चुके थे, और अभी तक किसी के अपने मेथड मॉडिफाई करने का टाइम ही नहीं मिला था। इसलिए करंट फाइट में फेंगुइन का एडवांटेज ज़्यादा होता, क्योंकि सबके मेथड फेंगुइन को पता थे और कोई अभी मॉडिफाई नहीं कर पाया अपने अपने मेथड, जैसे जायंटसन और स्टार वाली बंदी। इनके मेथड अभी मॉडिफाई नहीं हुए, इसलिए फेंगुइन आराम से काउंटर कर सकता है। इसलिए इस वक्त पे वो लोग अटैक करने भी नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने अभी तक अपने मेथड को मॉडिफाई नहीं करा है, और फेंगुइन अभी यहाँ पे एडवांटेज में है। इसलिए इस टाइम पे वो आराम से रिफाइन कर सकता है, बट जल्दी से उसके पास ना बहुत सारा इमोर्टल एसेंस आ जाए, फिर आराम से वो अपना रैंक 9 वाला अपना इंपीरियल लोटस रिफाइन कर लेगा। अगर ये चांस मिस हो गया तो फ्यूचर वाली जो फाइट होगी, कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या होगा, प्रेडिक्टेबल नहीं होगी, प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। फेंगुइन क्लियरली समझता था कि इमोर्टल एसेंस शॉर्टेज उसकी बिगेस्ट वीकनेस है, और अगर अभी रिस्क लेकर इस फ्लॉ को फिक्स नहीं किया तो फ्यूचर में वो हमेशा दोनों वेरिएबल से डिसएडवांटेज में रहेगा। इसी वक्त लॉन्गेविटी हेवन में जायंट एनिमेटर वेरिएबल सडनली यहाँ पे खड़ा हो गया। उसकी आइज यहाँ पे डायरेक्टली 5 रीजन को ऑब्जर्व करने लग गई। लॉन्गेविटी हेवन के लक पाथ दामाक की हेल्प से वो 5 रीजन के सब लाइफ फॉर्म की लक देख सकता था। पहले उसने हेवनली कोड को ऑब्जर्व करा, फिर ईस्टर्न सी में सर्च किया, लेकिन उसको फेंगियन मिला ही नहीं। शॉक होकर उसने फिर से सर्च करा। फाइनली उसको मिक्स ब्लैक एंड व्हाइट हेवन में एक स्ट्रेंज लक दिखी। वो फर्नेस की तरह बर्न कर रही थी, और उसके अंदर क्लाउड लाइक इमॉर्टल क्रेन स्ट्रगल कर रहा था। जायंट एनिमेटर वेनेबल इंस्टेंटली समझ गया। जायंट एनिमेटर वेनेबल कहता है हेवन फॉर्म है ये तो। उसकी ब्राइटली एकदम आइस चमकने लग गई। उसने इमीडिएटली फेंगयुआन की कंडीशन समझ ली। ब्लैक एंड व्हाइट हेवन की फ्यूजन की वजह से हेवन फॉर्म स्टेबल था, और फेंगयुआन इसको प्रोडक्शन में रखा हुआ था, बिजी था। जायंट एनिमेटर वेनेबल इंस्टेंटली यहाँ पे एक्साइटेड हो गया। उसको लगा कि परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है अटैक करने की, क्योंकि फेट वॉर के टाइम फेंगयुआन ऑलरेडी हेवन फॉर्म यूज कर चुका था, और लॉन्गेविटी हेवन को उस मूव के बारे में इन्फॉर्मेशन थी। जायंट एनिमेटर वेनेबल बिना हेजिटेट करे डायरेक्टली ईस्टर्न सी की तरफ मूव कर गया। मिक्स ब्लैक एंड व्हाइट हेवन में फेंगयुआन हल्का सा स्माइल करने लग गया, जैसे उसको पता चल गया कि भाई जायंट सन आ रहा है और वो भी रेडी है, क्योंकि उसने पर्पसली ऑब्सक्योर्ड हेवनली सीक्रेट रिमूव करके जायंट सन इमॉर्टल वेनेबल को टेस्ट किया था कि अगर मैं थोड़ा सा हटाऊं तो वो आएगा कि नहीं, और स्माइल कर गया बंदा, पता चल गया। रिजल्ट उसको वैसा ही मिला जैसे उसने सोचा था। जायंट सन इमॉर्टल वेनेबल अटैक करने आ रहा था। फेंग युआन क्वाइटली सोच रहा था कि अगर जायंट सन आ रहा है तो स्टार कैंसिलेशन क्या करेगी।